कारगिल की जमा देने वाली चोटियों पर जब भारत को अचूक निशाने वाले लेजर गाइडेड बमों की सख्त जरूरत थी, तब अमेरिका समेत पूरी दुनिया ने बैन का डर दिखाकर भारत से मुंह मोड़ लिया था। लेकिन उस भयानक संकट में रातों रात अपनी पॉलिसी तोड़कर भारत के लिए अपने हथियारों का पूरा जखीरा खोलने वाला देश सिर्फ एक था, इजराइल। बिना किसी औपचारिक कूटनीतिक संबंधों के भी 1962 के युद्ध से लेकर कारगिल वॉर तक आखिर इजराइल भारत के लिए दुनिया से बगावत क्यों कर रहा था? और आज जब दुनिया की हर अंतर्राष्ट्रीय अदालत और सुपर पावर इजराइल को अलग थलग करने पर तुले हैं, तब भारत से इजराइल जाने वाली 2500 से ज्यादा खुफिया सैन्य खेपों का सच क्या है? बंद कमरों के अंदर पीएम मोदी, एनएस अजीत डोभाल और विदेश मंत्री एस जयशंकर आखिर इजराइल के साथ मिलकर कौन सी ऐसी ग्रैंड स्ट्रेटजी रच रहे हैं जिसने चाइना से लेकर अमेरिका तक के सारे समीकरण बिगाड़ दिए हैं? दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स में एक बहुत मशहूर कहावत है कि यहाँ कोई किसी का स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता, सिर्फ राष्ट्रहित सर्वोपरि होते हैं। लेकिन भारत और इजराइल का रिश्ता इस थ्योरी को पूरी तरह से गलत साबित करता है। इसकी जड़ें केवल आज के रक्षा सौदों में नहीं, बल्कि हजारों साल पुराने इतिहास और अटूट विश्वास में छिपी है। यहूदी समुदाय ने पिछले 2000 सालों में दुनिया भर में भयानक अत्याचार और एंटीसेमिटिज्म झेला, लेकिन भारत पूरी दुनिया का इकलौता ऐसा देश रहा जहां शरण लेने वाले यहूदियों का कभी कोई धार्मिक उत्पीड़न नहीं हुआ। इजराइल की सरकार और वहां के लोग भारत के इस ऐतिहासिक एहसान को कभी नहीं भूले। यही वजह है कि 1992 तक दोनों देशों के बीच कोई फॉर्मल कूटनीतिक संबंध नहीं होने के बावजूद इजराइल हर संकट में भारत के साथ चट्टान की तरह खड़ा रहा। 1962 के भारत चीन युद्ध में जब भारत सैन्य साजो सामान की भारी कमी से जूझ रहा था, तब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इजरायली पीएम डेविड बेन गुरियन को खत लिखकर मदद मांगी। बिना किसी फॉर्मल ट्रीटी के इजराइल ने तुरंत मोर्टार और गोला बारूद भारत रवाना कर दिए। 1965 और 1971 के युद्ध में जब अमेरिका और ब्रिटेन ने भारत पर हथियारों का प्रतिबंध लगाया, तब इजराइल ने M58 मोर्टार सप्लाई किए। 1971 में तो इजराइल की तत्कालीन प्रधानमंत्री गोल्डमेयर ने फ्रांस से इजराइल आ रहे हथियारों के एक पूरे शिपमेंट को बीच रास्ते से भारत की तरफ मोड़ दिया था और मोसाद ने रॉ को क्रिटिकल इंटेलिजेंस मुहैया कराई थी। इसके बाद 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान पोखरण परमाणु परीक्षण के कारण लगे वेस्टर्न सैंक्शंस के बावजूद इजराइल ने रातों रात मिराज 2000 के लिए लेजर गाइडेड बम और सर्चर व हेरोन ड्रोन दिए, जिन्होंने टाइगर हिल पर बैठे दुश्मनों के बंकरों को नेस्तनाबूद कर दिया। अब जरा आज के हालात देखिए। गाजा युद्ध के बाद जब वेस्टर्न देशों ने इजराइल से दूरी बनानी शुरू की, तब भारत की साइलेंट लेकिन एग्रेसिव डिप्लोमेसी ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट्स के मुताबिक क्राइसिस के बीच भारत की डीप टेक और सप्लाई चेन पूरी तरह एक्टिव रही, चाहे वो हैदराबाद में अडानी और इल्बिट के जॉइंट वेंचर से बने हार्मीज 900 ड्रोन्स के एरोस्ट्रक्चर हों या जरूरी डिफेंस कंपोनेंट्स। इतना ही नहीं, जब युद्ध के कारण 1 लाख श्रमिकों की कमी से इजरायली इकोनॉमी ठप होने की कगार पर आई, तब भारत ने G2G एग्रीमेंट के जरिए हुनरमंद कामगारों को भेजकर इजरायली इंफ्रास्ट्रक्चर को एक नई संजीवनी दी। इसीलिए जहां दुनिया के कई देश इजराइल को अलग थलग करने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू खुलेआम पीएम मोदी को अपना सबसे भरोसेमंद दोस्त बताते हैं। लेकिन दोस्तों, पर्दे के पीछे असल में क्या चल रहा है? यहाँ एंट्री होती है पीएम मोदी, एनएस अजीत डोभाल और एस जयशंकर के 3 स्तरीय मास्टर प्लान की। पहला, डीहाइफनेशन पॉलिसी। भारत ने अपनी विदेश नीति से पुराने धर्रे को उखाड़ फेंका। 2017 में पीएम मोदी इजराइल जाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने, बिना अपने दौरे को किसी तीसरे देश से बैलेंस किए। भारत का संदेश साफ है कि हमारे राष्ट्रीय हित किसी बाहरी वीटो से तय नहीं होंगे। दूसरा, मेक इन इंडिया डिफेंस सिनर्जी। पुरानी बायर सेलर रिलेशनशिप अब खत्म हो चुकी है। डोभाल के नेतृत्व वाले सिक्योरिटी ग्रिड का साफ मानना है कि सिर्फ इंपोर्ट पर टिके रहना खतरा है। आज कल्याणी और राफेल मिलकर स्पाइक एंटी टैंक मिसाइलें बना रहे हैं, अडानी और इल्बिट ड्रोन्स तथा इलेक्ट्रॉनिक्स का निर्माण कर रहे हैं, और आयरन डोम टेक्नोलॉजी का लोकल प्रोडक्शन भारत में स्ट्रक्चर हो रहा है। भारत अब सिर्फ इन सामानों का यूजर नहीं, बल्कि ग्लोबल एक्सपोर्टर बन रहा है। तीसरा, इंटेलिजेंस और साइबर ग्रिड। 26/11 हमलों के बाद से काउंटर टेररिज्म और सैटेलाइट कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस शेयरिंग दोनों देशों का सबसे बड़ा खामोश हथियार है। कश्मीर से लेकर मेडिटरेनियन तक रियल टाइम थ्रेट इंटेलिजेंस साझा की जा रही है। दोस्तों, लेकिन असली गेम चेंजर वो है जिस पर मेनस्ट्रीम मीडिया का ध्यान ही नहीं गया। एस जयशंकर की मल्टी पॉलिसी के तहत I2U2 और IMAC के जरिए एक ऐसा जियोपॉलिटिकल नेटवर्क तैयार किया जा रहा है जिसने चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की हवा निकाल दी है। अडानी द्वारा संचालित इजराइल का हाइफा पोर्ट इस पूरे रूट का स्ट्रैटेजिक नर्व सेंटर है। लेकिन बात सिर्फ पोर्ट्स या मिसाइलों तक सीमित नहीं है। असली बवंडर तो 21वीं सेंचुरी की डीप टेक, AI, रोबोटिक्स और साइबर सिक्योरिटी में आ रहा है। इजराइल के पास मशीन विजन, प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस और साइबर इनोवेशन कैपेसिटी का बेजोड़ दिमाग है। दूसरी तरफ भारत के पास भेल, L&T, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और हेवेल्स जैसी विशाल इंडस्ट्रियल स्केल, कैपिटल एफर्ट और पीलाई बैग मैन्युफैक्चरिंग बेस है। जब इजराइल का हाईटेक माइंड और इंडिया का विशाल इंडस्ट्रियल स्केल एक साथ जुड़ते हैं, तो ऐसा इकोसिस्टम बनता है जिसे चाहकर भी चाइना या अमेरिका कभी नहीं तोड़ पाएंगे। 2025 में हुए बायलैटरल इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट और लगातार मजबूत होते ट्रेड मैकेनिज्म ये साबित करते हैं कि ये साझेदारी अब महज लेन देन नहीं,
बल्कि शेयर्ड सिक्योरिटी और सॉवरेंटी का एक अभेद्य किला बन चुकी है। वेस्टर्न कंट्रीज जहां मानवाधिकारों का चोला ओढ़कर संकट के वक्त हाथ खड़े कर लेते हैं, वहीं इस अटूट गठजोड़ ने दिखा दिया है कि भारत अपने फैसले किसी के दबाव में नहीं, बल्कि अपने राष्ट्रीय हित और पुरानी वफादारियों के आधार पर खुद लेता है। यही वो ग्रैंड स्ट्रेटजी है जो भारत को 21वीं सेंचुरी की एक संप्रभु और अटूट सुपर पावर बनाती है। दोस्तों, भारत और इजराइल की इस डीप टेक और स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप पर आपका क्या सोचना है? क्या ये गठबंधन आने वाले वक्त में ग्लोबल ऑर्डर को पूरी तरह बदल देगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।